गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार भाग 3। फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स भाग 3 संविधान का भाग 3 में मेंशन किया गया है, जिस कारण से भाग 3 को पार्ट 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा, यानी भारतीय संविधान का भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले फंडामेंटल राइट्स को समझे और फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या क्या आते हैं और उनके अंदर आने वाले आर्टिकल्स को पढ़ें। नेक्स्ट उसी को हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बताता है? एंड ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधि का अंत। फ्रेंड्स, जैसे जब ब्रिटिश भारत में थे और ब्रिटिश के बाद भी, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश भारत में थे तभी, जो जिस तरह का किसी तरह का जो टाइटल होता है ना, जैसे महात्मा गांधी को मिला था केसरी हिंद, या फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, तो इस तरह का जितने भी टाइटल जो विदेशियों के द्वारा दिए जाते थे, वो टाइटल का अंत किया गया, एंड किया गया, क्योंकि पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि टाइटल भी क्या है? एक प्रकार से पुरस्कार, और पुरस्कार को क्या है? पुरस्कार जो है उपाधि के श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए टाइटल को एंड किया गया। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, अर्थात उपाधि जो एंड किया गया आर्टिकल 18 के तहत। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उपाधि दिए जाने का प्रावधान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उपाधि दिया जा सकता है, जैसे राज्य शिक्षा, सेना क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। केवल राज्य शिक्षा और सैन्य विभाग में उपाधि दिया जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है, अर्थात जो भारत का नागरिक है, किसी विदेशी राज्यों से उनको किसी तरह का कोई उपाधि नहीं दिया जा सकता है और कोई ले भी नहीं सकता है। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। अर्थात जो भी विदेशी नागरिक है, जो भी विदेशी नागरिक भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर यदि है, तो किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। इसके लिए आज़ादी है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी बोलने की आज़ादी। और आर्टिकल 19 के का 19 का क्या बताता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारा जो ओपिनियन है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर कौन कौन से फैक्ट्स आते हैं? जैसे प्रेस, समाचार पत्र, बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता या जानने की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, ये विचार एवं अभिव्यक्ति, जैसे प्रेस, जैसे मीडिया विभाग, न्यूज़ एंकरिंग जो एंकर होते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी मानव या किसी इंसानियत का ठेस पहुँचे या कानून का उल्लंघन हो। उनको किसी से किसी प्रश्न का पूछने का अधिकार है। ये संविधान में इसका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 19 के का के अनुसार उन्हें विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है। आर्टिकल 19 के खा शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति या किसी भी नेता या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है? सभा करने की, सम्मेलन करने की आज़ादी है, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। 19 का खा क्या बताता है? शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 का गा संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की आज़ादी,
भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं पे बसने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति जिस किसी राज्य का हो वो कहीं भी इंडिया के कोई भी कोना में बस सकता है। कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी रोजगार को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको आज़ादी देती है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या बताता है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, अर्थात जैसे आर्टिकल 20 ये बताता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। जैसे कोई अपराधी है और वो किसी तरह का उससे कोई क्राइम हो गया है, क्राइम हो गया है तो वो दोष उसका किस वजह से उसको क्राइम घोषित किया गया है या क्या कारण है या कैसे हुआ, तो उसको सिद्ध अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसको आदेश दिया जाता है, उसका संरक्षण प्राप्त है। यह आर्टिकल 20 यानी अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, आर्टिकल 20। यानी किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे, अर्थात किसी भी व्यक्ति को दंड तब दिया जा सकता है जब संविधान में जो कानून है उसका अगर उल्लंघन करता है तो दंड दिया जा सकता है, और अगर उल्लंघन नहीं करता है तो दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 ये क्या बताता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अर्थात अपनी जान की सुरक्षा, अपने आप को बचाने का सुरक्षा या अपने आप को सुरक्षित करने का आज़ादी दिया गया है, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी अपना जीवन की सुरक्षा यानी जीवन की स्वतंत्रता को देता है अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 21 क्या बताता है? जीवन की सुरक्षा, अर्थात अपना जीवन को आप सुरक्षित कर सकते हैं, इसकी आज़ादी है, अपना रक्षा स्वयं कर सकते हैं। और अपना रक्षा के अंदर कौन कौन से फैक्ट्स हैं? जैसे शादी करने का अधिकार, आप अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं। निजता का अधिकार यानी गोपनीयता, आप कोई चीज़ को अपने गोपनीय रख सकते हैं, सेक्रेट रख सकते हैं। चिकित्सा पाने का अधिकार, ये भी राइट्स है। शिक्षा का अधिकार, ये भी राइट्स है। प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, काशी में विलंब अधिकार, अर्थात ये सभी अधिकार जो है आर्टिकल 21 जो मनुष्य को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आज़ादी देता है, इसके अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21 का ये क्या बताता है? शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के का बहुत इंपॉर्टेंट VVI, यानी आर्टिकल 21 के क्या बताता है? जो बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच हो उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी जो भी बच्चा जिसका उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हो उन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क बिना कोई फीस का, यह प्रावधान संविधान में किसके आधार पर दिया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 86वां संविधान संशोधन भारत सरकार का निर्णय था। यानी 86वां संविधान संशोधन के अनुसार आर्टिकल 21 के काम में एक प्रोविज़न मिला है कि जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष का हो उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की अधिकार है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण, जैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मौका दिया जाता है कि आपको अपने सफाइयाँ दे सकते हैं, अर्थात आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा जब तक वह कानून उल्लंघन ना करेंगे। व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति होगी, अर्थात व्यक्ति को इस चीज़ की आज़ादी दिया जाएगा जो कल्प्रिट है कि आप निर्दोष हैं तो आप वकालत करके अपना
निर्दोषी साबित कर सकते हैं। अर्थात आर्टिकल 22 बताता है कि किसी आर्टिकल 22 ये बताता है कि कुछ दशाओं में, कुछ केस में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून दिया जाता है कि आप कल्प्रिट है, आपको दोषी ठहराया गया तो आप इस संबंध में आप एफआईआर दे सकते हैं, ये बताता है। और ये बताता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अर्थात 24 घंटे का समय दिया जाता है और 24 घंटे में आपको जो भी रफा सफा करना है, आपको अपने आप को साबित करना है, इन 24 घंटे में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा हो। आर्टिकल 23 ये बताता है मानव का बेगार तथा बालात श्रम से निषेध। यानी जो भी व्यक्ति, जो बच्चा है, जैसे कि बच्चा मजबूरी से कहीं काम करने लगता है या डेंजरस कोई फैक्ट्री वगैरह जैसे हानिकारक हार्मफुल से रेज निकलते हैं, तो इन सभी में निषेध किया गया। यानी बाल श्रम को आर्टिकल 23 के तहत निषेध किया गया है। मानव एवं मानव अंगों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। यानी आर्टिकल 23 के तहत मानव एवं मानव अंगों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। बिना मजदूरी का श्रम अर्थात बेगार नहीं लिया जा सकता है। बिना मजदूरी किए हुए किसी को उसका मुनाफा नहीं मिलेगा, यानी उसका पैसा नहीं मिलेगा। आर्टिकल 24 यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों के काम कराने पर प्रतिबंध। यानी हानिकारक फैक्ट्रियों जिससे हानिकारक रेज निकलते हैं, जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनको काम कराना निषेध कहा गया है। उनको आप काम नहीं करा सकते हैं और जो काम कराएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या बताता है? आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात धर्म से रिलेटेड जितने कार्य हैं उसको प्रबंध करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 बताता है। यानी कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति को देखकर रख सकता है। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान, अर्थात कोई धर्म का विकास करना चाहता है तो उसके लिए कुछ छूट दिया जाएगा, ये आर्टिकल 27। 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 29 क्या बताता है? आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जैसे अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण मतलब संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। यानी कि एक भाषा को कम बोलने वाले हों या एक धर्म को मानने वाले उनकी संख्या कम हो, जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है वे लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को नष्ट होने से बचा सकते हैं। आर्टिकल 29 इसकी आज़ादी देता है। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय पर का दर्जा दिया गया है। वो कौन है? मुस्लिम माइनॉरिटी, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सभी अल्पसंख्यक है। यानी हमारे देश में मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी ये सभी क्या है? अल्पसंख्यक। और इनको क्या है? एक अधिकार दिया गया है, ये अपना धर्म का सुरक्षा कर सकते हैं और एक विशेष अधिकार भी दिया जाता है इन लोगों को। आर्टिकल 13 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार। आर्टिकल 13 ये बताता है जो भारत में अल्पसंख्यक हैं वो अपने ढंग से और अपने सिस्टम के आधार पर वो किसी भी शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल
32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन हो रहा हो उस परिस्थिति में आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार की रीट है, यह आर्जी का जारी किया जा सकता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को जिसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसको 5 प्रकार का जनहित याचिका दिया गया है, जिसके आधार पर आप आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं। 5 प्रकार का रिट कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। परमादेश, हम आदेश देते हैं इसका अर्थ। प्रतिषेध, मना करना। उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है, इन सभी चीज़ों को। आर्टिकल 33 सैनिक, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ या सेना कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। फ्रेंड्स, मार्शल लॉ तो आपको मालूम ही होगा, यानी एक ऐसा लॉ होता है जो आदेश दिया जाता है किसी भी मजिस्ट्रेट या किसी भी लॉ का हेड पर्सन के द्वारा, और उसमें किसी तरह का कोई अपील करने का आज़ादी नहीं दिया जाता है। आर्टिकल 34 मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी फ्रेंड्स आर्टिकल 35 बताता है मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको? संसद को। मूल अधिकार संबंधी चीज़ों पर कानून बनाने के अधिकार संसद को है।